लोन लिया है, आपने हमारे से ज्यादा लिया हुआ है लोन। आप फिगर चेक कीजिएगा कि आईएमएफ का मकरूज ज्यादा हम है या आप है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक नया कूटनीतिक खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाना है। और काली माता का मंदिर जो भारत में था, भारतीय हदूद में था, जहां भारतीय फौजी होते थे, वो इलाका अब जब पाकिस्तान की हदूद में है। पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर, पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? क्योंकि अब समझ में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी कि ईरान आम ताकत नहीं है, ईरान की एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है जिसकी उन्होंने तैयारी करी है। ईरान आज एक वो मुल्क है जिसको दो बड़ी ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं। मैं तो तीसरी भी ऐड कर देता हूं, नॉर्थ कोरिया। अब इसमें ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या छुपाना चाह रहे थे या ये बीजेपी सरकार क्या छुपाना चाह रही थी। अगर ये पूछा गया कि भाई कितने रफाल गिरे थे, तो सबने कहा देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही। मेरे हिसाब से रफाल हो चाहे वो कोई भी जहाज हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पीछे बैठ के उसको चलाने वाला होता है। जो बात कल प्रमोद ने कही थी, हौसले की बात थी। खित्ते में नया इत्तेहाद और भारत का रवायती रोना धोना शुरू। चीन और पाकिस्तान एक नई इलाकाई तंजीम की तैयारी कर रहे हैं जो सार्क का मुतबादिल होगी, और उधर भारत आलमी सतह पर तनाई का शिकार होता जा रहा है और इस पर ववीला मचाने लगा है। पाक एयरफोर्स हमारे पायलट्स की पूरी ऑडियो सुना रहे हैं और आप कहते हैं हमने अभी कुछ नहीं बोलना। मान लें आप झूठ बोल रहे हैं। आखिर कब तक झूठ फैलाएंगे? एक भारतीय की दर्दनाक गुफ्तगू। ईरान की असल ताकत पाकिस्तान है। ईरान कमजोर नहीं, उसके पीछे तीन बड़ी ताकतें खड़ी हैं। इसराइल और उसके दोस्त ये बात समझ गए थे जंग के दौरान ही कि ईरान के पीछे कुछ और ताकतवर मुल्क खड़े हैं। भारतीय मीडिया जाके चेक करो, तुमने IMF से हमसे भी ज्यादा कर्ज ले रखा है, तुम हमसे बड़े भिखारी हो। एक पाकिस्तानी ने इंडियन टीवी चैनल पर इंडियन एंकर की बोलती बंद कर दी। काली माता का मंदिर जो भारत में था, भारतीय हदूद में था, जहां भारतीय फौजी होते थे, वो इलाका अब जब पाकिस्तान की हदूद में है और वहां भारतीय जब आते हैं उस मंदिर पर और उनको पता चलता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो पाकिस्तान के पास चले। इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर, पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और ये चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम छोड़िए। ठीक है, बोलिए इरशाद बोलिए। पहले तो पूनावाला जी, मैंने एक सवाल किया कि बुचर ऑफ गुजरात कौन, अब्बा जान या नाना अबू आपके? एक दूसरी बात आपने कीजिए IMF से हम भीख मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम लोन लिया है, आपने हमारे से ज्यादा लिया हुआ है लोन। आप फिगर चेक कीजिएगा कि IMF का मकरूज ज्यादा हम है या आप है, ये जरा देख लीजिएगा। मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे रोकिएगा, अगर मैं सच बोलूं। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि फलस्तीन के लिए मेरा शेर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नेतन्याहू की तकरीर के दौरान उठ करके गए। क्यों गए? कि वो इंसानियत के प्यार करने वाले, इंसानों से प्यार करने वाले, आप इंसानियत के दुश्मन, दहशतगर्द आप लोग हैं। जहां लोग मरते हैं वहां मोदी का नाम आता है, हिंदुस्तान का। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में चीन और पाकिस्तान एक नया कूटनीतिक खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाना है, और यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बेदखल कर
उसकी जगह ले सकता है। बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का दिमाग काम चल रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और चीन में हाल ही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के प्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस घटनाक्रम से परिचित राजनीतिक सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने यह छापा है, खबर दी है कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच वार्ता अब अग्रिम चरण पर है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि क्षेत्रीय एकीकरण और संपर्क के लिए एक नया संगठन आवश्यक है। यानी लगातार अब डिप्लोमेटिक काउंटर्स भी आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान अपनी साझेदारी अब डिप्लोमेटिक उस पर भी दिखा रहे हैं और ये साझेदारी क्योंकि अब समझ में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी कि ईरान आम ताकत नहीं है, ईरान की एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है जिसकी उन्होंने तैयारी करी है। ईरान आज एक वो मुल्क है जिसको दो बड़ी ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं। मैं तो तीसरी भी ऐड कर देता हूँ, नॉर्थ कोरिया, जो कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। मैं चौथी भी ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सब उनके साथ खड़े हैं, ईरान के उनको दिखता है। सिर्फ उनको ये भी दिखता है तो बाकी जो ये मुस्लिम और अरब कंट्रीज है ये सब मतलबी टाइप के हैं, समझे ना। ये सब इन्होंने सब एयर स्पेस अपनी दी उसको, क्योंकि ये लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं सबके सब। ये जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं OIC के, अगर आप देखिएगा आज ट्रेड जो है वो क्लोज टू इन कंट्रीज का करीबन 800 बिलियन या 900 बिलियन है अमेरिका के साथ। ये अपना हिसाब किताब देखते हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है ईरान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि देखिए आप, पहली बात तो दुनिया की अकेली ताकत नहीं है और दूसरी बात हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए नॉट ओनली खड़े होंगे, हम उसको बोलेंगे भी कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। जी, आपने चूंकि पाकिस्तान का भी जिक्र किया और ये एक महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है, हो सकता है कि आपकी नजर से भी खबरें गुजरी हो जब ये कहा गया कि जो बॉम्ब्स जो गिराए गए जो न्यूक्लियर साइट्स पर, वहां दरअसल इस्तेमाल किया गया है एयर स्पेस का पाकिस्तान के, और फिर उसको दोगलापन और कि इस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता है, ये तमाम बातें कही गई। फिर पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि क्योंकि मैं कुछ देख रही थी वहां पर, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया गया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसमें क्या सच्चाई है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक जॉन्डिस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं हिंदुस्तान में, हम एक छोटी सी बात ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी कि वो आसिम मुनीर लंच के लिए गए थे तो वो बेच के आ गए देश को, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने जो भी कुछ किया हो, एक बात तय है कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने और पहले भी इसके बारे में दोस्तों 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। फिर अगले 3 दिन तक दोनों देश आमने सामने थे। सिर्फ 3 दिन की लड़ाई में दोनों देशों के 20 से 22 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। मतलब भारतीय रुपए में दोनों देशों के 1.25 लाख करोड़ रुपए फूंक गए। इसी तरह 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला बोल दिया। अगले 12 दिन तक दोनों देश आमने सामने रहे। 12 दिन की इस लड़ाई में दोनों देशों के 60 से 70 बिलियन डॉलर्स तक खर्च हो गए, मतलब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए। और अब मैं आपको रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 3 साल का खर्चा बताऊंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई में 3 साल में रशिया ने 200 बिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले, जबकि इन 3 सालों में यूक्रेन के 100 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। अब इन 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाइयों में तो सीजफायर हो चुका है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब भी जारी है और पता नहीं वो कब तक चलेगी। ऊपर जो मैंने सारे फिगर्स आपको बताए हैं ये एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अगर किसी एक लड़ाई में इतना खर्च आता है तो आखिर 2 देश आपस में लड़ते क्यों हैं? और ये तो मैं सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप मरने वाले लोगों को भी जोड़ लें तो उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि जिस जंग में इतने अरबों डॉलर लगते हैं, जहां एक मिसाइल $1 मिलियन तक की होती है, फिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया में हर वक्त देश लड़ते रहते हैं? क्या ये लड़ाइयाँ अपने आप हो जाती हैं या इसके पीछे दुनिया की आर्म्स लॉबी का बड़ा हाथ होता है? आखिर क्या वजह है जो अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वही दुनिया की हर लड़ाई के पीछे भी है? क्या ये लड़ाइयाँ अपने आप हो जाती हैं या इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जो भारत से चिड़ा हुआ है, क्या उसके पीछे भी इन हथियारों और पैसों का ही खेल? तो लेकिन दुनिया के जो इतिहास है रक्षा का, जो भी अटैक करता है उसका लॉस ज्यादा होता है। ये दुनिया का वो ये सेट वो है, अटैकिंग फोर्सेस ऑलवेज लूज मोर। उनको क्योंकि वो अटैक कर रही होती है, अटैक फॉर्मेशन में होती है, वो डिफेंस अपने घर में रहते हैं, तो जब आप जो अटैक कर रहा होता है उसका लॉस ज्यादा होगा। इसमें कोई खराब बात नहीं, ये दुनिया का एस्टैब्लिश्ड सेना का एक नियम है। अब इसमें ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या छुपाना चाह रहे थे या ये बीजेपी सरकार क्या छुपाना चाह रही थी।
अगर ये पूछा गया कि भाई कितने रफाल गिरे थे, तो सबने कहा देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही। मेरे हिसाब से रफाल हो चाहे वो कोई भी जहाज हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पीछे बैठ के उसको चलाने वाला होता है। जो बात कल प्रमोद ने कही थी, हौसले की बात थी, मुझे ठीक से याद है 65 की वॉर थी, हम सब लोग बहुत छोटे थे उस समय। साइबर जेट हुआ करता था, मतलब ये था कि क्या उन्होंने ले आए हैं उसको हमारे नेट ने, जिसका कोई उसके सामने वो एक पक्षी के समान था, जिसकी कोई, लेकिन मुझे ठीक से नाम है वो ट्रेवलर किलर साइबर, हमारे लखनऊ के थे ये 2 किलर ब्रदर्स, अद्भुत काम किया था। तो उसके बाद जब 71 की वॉर आई, निर्मल सिंह सेखो, वी नेवर हैड द बेस्ट ऑफ प्लेन्स, वी नेवर हैड। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे पास विश्व के वन ऑफ द बेस्ट प्लेन हमारे पास हैं, और उसके बाद हम छुपा रहे हैं। और अगर वो गिर गया तो गिर गया भाई, वॉर में आप अटैक करने जा रहे हैं तो इसकी संभावना है वो गिरेगा। एक तो ये लॉस ऑफ मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये एक ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। हर आदमी झूठ बोल रहा है। कैप्टन शिव कुमार, इनका कहना है उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया। तो एस जयशंकर साहब क्या कह रहे थे? एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा था कि वी हैव इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान बिफोर हैंड, और ये इस पे बाकायदा मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अब उसको ये कवर अप कर रहे हैं। मैं इस पे मीनू जी, क्योंकि ये मामला थोड़ा देश की सुरक्षा का है, और हम लोग बार बार आके आया गया हो गया छोड़ दिया। मोदी जी अपनी लफाजी कुछ करने लगते हैं। मोदी जी फिर कल निकल रहे हैं 5 देशों की यात्रा पे। 4 अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहां पे भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष है उसने अपना पैर नहीं रखा। ये अपनी ही धुन में है, अपनी ही पिकनिक पे चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले इंडिया को लेटर लिखा कि आप पानी खोल दीजिए, अब कह रहा है कि वो देखे तो हेग वाले उसने अदालत कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आपको तो देना ही पड़ेगा। इंडिया कह रहा है तुम कुछ भी करो, हम पानी नहीं देंगे। हमें कौन सा एक से पैसा लेना है यार, पाकिस्तान की तरह में। ये पता है पाकिस्तानी इतने पगले हैं, इनको लगता है किसी भी रैंडम गोरे ने कुछ बोला तो मान जाना चाहिए, क्योंकि गोरा मतलब पैसा। हाँ, गोरा मतलब पैसा, ठीक है ना। हाँ, तो पाकिस्तानियों का ये है कि देखो हेग ने बोला है, मारेंगे हेग के 4 थप्पड़ औकात दिखा देंगे एक फालतू। हमें बता रहा है, इंडिया को बताएगा ये लोग। क्या बोल रहा है कि पानी छोड़ना पड़ेगा, पानी छोड़ना पड़ेगा। मोदी ने छोड़ दिया होगा, अब किंग बाड़ा यही है ना। हाँ, ने अभी छोड़ा तो नहीं। मोदी जी पीक मॉनसून में छोड़िएगा पानी, जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बांध बिल्कुल ऐसा कि यहां तक भर गया, तब छोड़ दीजिएगा पूरा पानी एक साथ पाकिस्तान के अंदर।